नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बीते जो करंट अफेयर्स है आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे विथ डिटेल एनालिसिस। तो चलिए करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लीड्स विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन के अनुसार कौन सा देश प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है। यानी कि सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण जो प्रदूषण है उसको करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है ना, कि सबसे ज्यादा कचरा का उत्पादन कौन करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी ब्राजील। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत जो है इस यहाँ पे लीड्स विश्वविद्यालय जो कि यूके बेस्ड है, ये यूके में ये विश्वविद्यालय है। यहाँ का एक्चुअली में ये जो नेचर जर्नल है इसमें ये प्रकाशित हुआ था। जो नेचर जर्नल है ना, इसमें ये प्रकाशित हुआ था कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण उत्पादक देश है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत नंबर 1 है और उसके बाद नाइजीरिया नंबर 2 पे है। ठीक है, तो यहां पे आप देखिएगा, यहां पे भारत इंडिया टॉप पे है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो देश है जो सबसे ज्यादा कचरा उत्पादन कर रहा है प्लास्टिक का, वो है नाइजीरिया। तीसरा है इंडोनेशिया है और उसके बाद जो चौथा देश है वो है चाइना। यानी कि आप देखिए चाइना जो है पिछला साल सबसे टॉप पे था, सबसे ज्यादा कचरा प्रोड्यूस करता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो ये रहा अभी का, इसका आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे देखिएगा, यहां पे बताया गया है कि ये जो आपको दिया हुआ है इसमें प्लास्टिक, ये नेचर जर्नल के द्वारा प्रकाशित हुआ था और लीड्स विश्वविद्यालय जो कि यूके में है, ये यूके लंदन में ये विश्वविद्यालय है और इसने अभी ये अध्ययन करके रिपोर्ट बताया है। इसमें यह बताया गया है कि भारत जो है विश्व का लगभग 20% जो है वो प्लास्टिक जो कचरा है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको यह भी बता दें कि हर साल पूरे विश्व भर में लगभग 57 मिलियन टन प्लास्टिक प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, 57 मिलियन टन, यानी कि ये सोच लीजिए कि 5,70 लाख मैट्रिक टन जो है वो कचरा उत्पादन होता है। और आपको रिसेंट एक करंट अफेयर सुनने को मिला होगा कि लोगों के जो ब्लड है उसमें ये घुस जा रहा है प्लास्टिक। कैसे? तो जब प्लास्टिक प्रदूषण होता है तो जब कभी भी हम लोग मछली वगैरह का जो भी सेवन करते हैं उसके माध्यम से, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो गलता नहीं है, तो उसी प्लास्टिक को खाता है कौन? आपका जीव जंतु लोग, मछली लोग जो खाता है समुद्र में, है ना, और उसका भी पेट में गल नहीं रहा है। और वही चीज हम लोग जब खा लेते हैं, तो अभी रिसेंट में ये न्यूज आया था कि जो प्लास्टिक जो खा रहा है मनुष्य का ब्लड में पाया गया। और कई लोग तो ऐसा भी रिपोर्ट आया कि ब्लड के कारण उसका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ और उसका जो क्या है कि उसमें उसको हार्ट अटैक का कारण बना। ठीक है, यानी कि जब आपका सांस ही नहीं पहुंच पाएगा, जब ब्लड पंप नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा? आपको कार्डियक अरेस्ट का इशू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसको देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां लिखा हुआ है, यहां पे लगभग जो 15% हिस्सा है वो अच्छा से यहां पे सेवा ही नहीं पहुंच पा रहा है वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, 15% जो हिस्सा है, दुनिया का जो 15% हिस्सा है, वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट का सेवा यानी कि सर्विसेज बढ़िया से जानकारी नहीं है कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका आई होप ये समझ पा रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसमें भारत को नंबर 1 पे रखा गया है। ठीक है, लीड्स इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, आपको यहां पे बताया हुआ है कि इसमें भारत जो प्रतिदिन जो कचरा जो उत्पादन कर रहा है वो कितना है। तो प्रतिदिन जो भारत कचरा उत्पादन कर रहा है वो लगभग 9.3 मिलियन टन जो है वो प्लास्टिक उत्पादन कर रहा है। और इसी के साथ जो है वो क्या है, ये क्या है, भारत शीर्ष स्थान पर है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे नाइजीरिया है दूसरे स्थान पर और
3.5 मैट्रिक टन के मतलब 3.5 मैट्रिक टन कचरा उत्पादन करता है, जबकि 3.4 मैट्रिक टन के साथ जो हमारा इंडोनेशिया है वो तीसरे स्थान पर है, और यहाँ पे चाइना जो है वो चौथे स्थान पर है, ये याद रखिएगा, चौथे स्थान पर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें लीड्स इंटरनेशनल का, तो अभी हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये यूके बेस्ड है, तो यूके का कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन, कीर स्टारमर, और ये किसको हराकर बने हैं, तो हमारे जो ऋषि सुनक भैया थे उनको हराकर ये बने हैं, है ना। तो ऋषि सुनक, जो इनसे पहले ऋषि सुनक थे प्रधानमंत्री कहाँ के, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, वो उनको हराकर अभी ये बन गए हैं कीर स्टारमर। और ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं लेबर पार्टी से, जबकि ऋषि सुनक जो थे ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। कौन सा पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, ये IBC 24 न्यूज के द्वारा भी ये वाला कवर किया गया था, तो हमने कटिंग लेके आ गया कि यहाँ पे देखिएगा आपका, अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये सारा चीज जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूरा यहाँ पे बोल रहा है कि ये प्लास्टिक प्रदूषण पैदा इसलिए होता है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, तो महासागरों को हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पर्वत शिखर को हो रहा है। बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि जो पर्वतारोही हैं, जो माउंटेनियर्स हैं, वो जब क्लाइंबिंग करने जाते हैं तो कुछ अपने साथ खाने का पदार्थ लेके जाते हैं, और उसका कचरा भी बहुत, आपको नेपाल का केस में सुनने को मिला होगा कि उसका कचरा जो है वहां पे बहुत इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो ये सब बहुत नुकसान है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा, और ये मनुष्य के शरीर के अंदर भी फैलते जा रहा है। इस अध्ययन के साथ यहाँ पे बोला गया है कि लगभग 5.7 करोड़ प्लास्टिक कचरे का 2/3 से अधिक जो हिस्सा है वो वैश्विक प्रदूषण का कारण बन रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, इसे याद कर लीजिएगा। अब इसी पे थोड़ा सा हम लोग एक ये कर लेते हैं, इंडेक्स कर लेते हैं कि इंडेक्स में किसका क्या ये है। अब थोड़ा सा हम लोग इंडेक्स 2024 के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो इंडेक्सेस थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है इंडेक्सेस 2024, है ना, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस 2024। ठीक है, तो इंडेक्स 2024 में सबसे पहला है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, है ना। ये ग्लोबल सॉफ्ट पावर जो इंडेक्स है, इसमें भारत का रैंक कितना है, तो इसमें भारत का रैंक है 29। ठीक है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। नंबर 2 है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, है ना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक कितना है, तो इसमें भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। ये चौथे स्थान पर कैसे है, तो पहला स्थान पर कौन है, इसमें पहला स्थान पर है USA, दूसरा स्थान पर है रसिया, ठीक है, और तीसरा स्थान पर है चाइना, और चौथे स्थान पर है हमारा भारत। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा अभी दूसरा। और तीसरा में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जो पासपोर्ट है वो है हेनले इंडेक्स पासपोर्ट, है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, इसमें भारत का रैंक कितना है, तो हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स है इसमें भारत का रैंक है 80, है ना, ये याद रखिएगा, 80th नंबर का है ये भारत, इसमें रैंक है। ये 2024 का हम आपको बता रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा और इंडेक्सेस को देख लेते हैं। जैसे और हम लोग बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड जो हैप्पीनेस इंडेक्स है इसमें भारत का रैंक कितना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक कितना है, तो इसमें भारत का रैंक है 126, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 126। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें 5वें नंबर का अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक कितना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक है 134। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 134। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे महाराज, इतना बढ़िया शुरुआत हुआ था, वक्त कचरा
ठीक है। तो 5वां नंबर में हमारा क्या है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है, 134। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट जो ह्यूमन मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये याद रखिएगा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो इसमें भारत की रैंक है 159, ये याद रखिएगा 159, इसे याद रखिएगा, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा हम लोग पढ़े। पहला हम लोग पढ़े इंडेक्सेस 2024, इसमें पढ़े हम लोग ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है, 29, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग पढ़े ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 4th, ठीक है। पहला स्थान पर कौन है, यूएसए, दूसरा स्थान पर कौन है, रसिया, तीसरे स्थान पर कौन है, चाइना, है ना, और चौथे स्थान पर हमारा भारत, ठीक है। उसके साथ साथ ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक है 80, ठीक है, 80th नंबर पे भारत है, इसे याद कर लीजिएगा। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो 126, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद कर लीजिएगा ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 भारत का रैंक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 134, और 134 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हर एक जगह पे पूछता है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो भारत का रैंक इसमें कितना है, तो 159 है, इसे याद कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा इंडेक्सेस का, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ आप यहां पे देख सकते होंगे कि भारत जो है यहां पे 9.3 जो मैट्रिक टन है इतना कचरा उत्पादन के साथ नंबर 1 पे है। उसके साथ साथ नाइजीरिया जो है 3.5 कचरा उत्पादन के साथ नंबर 2 पे है। इंडोनेशिया जो है वो आपका 3.4 जो कचरा उत्पादन के साथ नंबर 3 नंबर पे है। और चाइना जो है आपका, चाइना वो 2.8 से 8 के साथ ये 4th पोजीशन पे है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मैप समझ में आ रहा होगा कि टॉप 10 प्लास्टिक पॉल्यूटेड कंट्री रैंक यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा डाउन टू अर्थ जो न्यूज है उसने भी ये किया है कि प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में भारत पहले नंबर पर है, सरकारी आंकड़ों पर भी उठे सवाल, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। और ये बहुत ही नुकसानदायक है फ्रेंड्स, हम लोग का शरीर में प्लास्टिक घुसना, इसी से कैंसर का भी रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो बहुत ही इसको सोचने वाला विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर सरकार को चर्चा करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब लीड्स इंटरनेशनल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लीड्स इंटरनेशनल की स्थापना जो है ये 1904 में हुआ था, ये याद रखिएगा 1904 में। और ये बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, ये लंदन का एक सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में से एक है, ठीक है। इसमें लगभग 139 या 137 देशों से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं और लगभग 40,000 बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा उसमें। अच्छा, ये जो लीड्स विश्वविद्यालय है ना, लीड्स विश्वविद्यालय, यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो लीड्स विश्वविद्यालय है ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी में ये टॉप 75 यूनिवर्सिटी में आया है। यानी कि क्यूएस का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें टॉप 75 में ये है, ठीक है, ये टॉप 75 में इसका नंबर है, ठीक है। तो ये याद रखेगा, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये रिपोर्ट इसी के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है ना। लीड्स को ये थोड़ा बहुत ये इसको कुछ ये मिला है, क्या बोलते हैं, ये IEF 2021 में अनुसंधान और प्रावधान शक्ति के लिए यूके के शीर्ष विश्वविद्यालय में से एक माना जाता है। यानी कि ये सबसे टॉप मोस्ट जो यूके का यूनिवर्सिटीज है उसमें से ये एक आता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो रिपोर्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो रिपोर्ट है वो किस में प्रकाशित हुआ था, तो नेचर जर्नल में, ये याद रखिएगा, है ना, नेचर जर्नल में। चलिए ये आपका इंग्लिश वाला हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है आपका लीड्स यूनिवर्सिटी, इसे याद कर लीजिएगा, ये देख लीजिए, ये यूके में है। इसमें सारा चीज बोला गया है कि कितना कितना सारा टन्स जो है वो यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। और जो भारत जो कचरा उत्पादन कर रहा है वो ग्लोबल का यानी कि पूरा विश्व का 20% कचरा उत्पादन कर रहा है। ये थोड़ा सा सोचने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो 2024 है उसको शुरू किया गया है और उसमें से बोला गया है कि निम्न में से कौन सा प्रथम स्थान हासिल किया है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 इसका रिपोर्ट जारी किया गया है और आपसे यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो 4 सिटीज है उसमें टॉप पर कौन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो इसमें जो टॉप पर है यह है आपका सूरत जो है वो टॉप पर है, इसे याद कर लीजिएगा। आपको मालूम होगा कि सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर को काउंट किया जाता है ना, लेकिन यहां पे बोला गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। तो इसमें क्या है, ये सूरत जो है आपका 10 लाख प्लस जो आबादी वाला क्षेत्र है 10 लाख प्लस उसमें टॉप पर आया है, यानी कि ये वाला जो है आपका कैटेगरी 1 का है, ये कैटेगरी 1 का है ना, कैटेगरी 1, ठीक है। और यहां पे 1 हम लोग इसको लिख देते हैं, कैटेगरी 1, ठीक है, कैटेगरी 1, ठीक है। और यहां पे फिरोजाबाद जो लिखा हुआ है, ये जो फिरोजाबाद है ये 10 लाख का आबादी वाला क्षेत्र में नंबर 1 पर आया है, यानी कि ये जो है ये कैटेगरी 2 में आया है। किस में आया है, कैटेगरी 2, ये कैटेगरी में 2 में आया है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें पॉल्यूशन कितना है, पॉपुलेशन कितना है 10 लाख, और जो सूरत है उसका पॉपुलेशन कितना है 10 लाख से ज्यादा, ठीक है। तो इसमें ये कैटेगरी 1 है, ये 1 कैटेगरी में है, इसे याद कर लीजिएगा, ये कैटेगरी 2 में है। और उसके बाद एक और देश मतलब एक और सिटी है वो जो 3 लाख से कम जो आबादी वाला क्षेत्र है उसमें आया है, तो वो थोड़ा हम लोग इसका आगे में पढ़ेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है सूरत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो इसका आयोजन जो है वो राजस्थान में हुआ है, ये याद रखें, ठीक है। यहां पे देखिएगा हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है, ठीक है। और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, यहां पे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव हैं, जो कि जयपुर को देश का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। तो जयपुर को, ये वाला इंपॉर्टेंट है ना, राजस्थान का पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जयपुर को क्या घोषित किया गया है, कौन सा सिटी घोषित किया गया है, तो जयपुर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के नाम से घोषित किया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अगर बोला जाए कि कौन था, तो वो आपका सूरत आया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा, इस पुरस्कार के तहत इनको 1.5 करोड़ रुपए का चेक भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद वहां पे सीएम भी मौजूद थे, आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सूरत 13वें स्थान पर था, जबकि इस बार 2024 में वो नंबर 1 पे आ गया है ना, जिसमें इंदौर नंबर 1 पर रहा था उस समय, ठीक है। अब पिछले साल सूरत देश का सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर था, और यहां पे देखिएगा इस साल 200 में से 194 अंकों के साथ सूरत जो है वो शीर्ष स्थान पर है, और जबलपुर और आगरा जो है उसके बाद है। यानी कि पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर सूरत है, दूसरे स्थान पर जबलपुर है, और तीसरे स्थान पर यूपी का आगरा है, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिएगा ये श्रेणी 2 में क्या है, तो 3 से 10 लाख की आबादी वाले क्षेत्र है, यानी कि ये जो श्रेणी 2 है यहां पे 3 लाख से पॉपुलेशन कितना है, 10 लाख का पॉपुलेशन वाला क्षेत्र में ये है, ठीक है ना, 10 लाख, ठीक है। यहां पे इसको मिला है, और इसमें कौन है, फिरोजाबाद शीर्ष स्थान पर है, और उसके बाद अमरावती। ये जो अमरावती है ये कहां की राजधानी है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ये आपको मालूम होगा है ना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां पे देखिए झांसी है तीसरे स्थान पर, ये कौन सा आबादी वाला, कौन सा कैटेगरी है, कैटेगरी 2 में, जहां पे 3 लाख से 10 लाख जो पॉपुलेशन है वहां पे इसका आकलन किया गया है। उसके बाद श्रेणी 3 जो है उसमें 3 लाख से कम जनसंख्या वाले जो है उसमें रायबरेली टॉप पर है, उसके बाद नालगोंडा और नालागढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। ये संयुक्त रूप से तीनों एक ही स्थान, मतलब फर्स्ट पे आया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए ये केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, और ये जो है भजन लाल शर्मा, ये वहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इनको भी अभी ये प्राइज मिला है, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम लोग यहां पे देखिएगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 का प्रदान किया है ना। इसमें पुरस्कार भी मिलता है, आपको पहले ही बताया कि 1.5 करोड़ का चेक भी मिला, ठीक है। चलिए ये आपको सामने में दिख रहा होगा,
इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई, ये आपका इस बार का थीम भी है, इसको देख लीजिएगा, है ना, ये आ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सूरत का जो टॉप पे है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज जब आया है तो उसका क्यों ना हम लोग स्टैटिक फैक्ट्स को डिस्कस कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है राज्य दर्शन को भी बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि उसका लिंग अनुपात कितना है, ठीक है, उसका जनसंख्या दर कितनी है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा स्टैटिक फैक्ट्स को डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैप में हम लोग गुजरात को सर्च करते हैं, तो गुजरात में ये भारत का मैप है। भारत का मैप को हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ऊपर में नॉर्थ, है ना, ऊपर में हम लोग नॉर्थ पढ़ते हैं, ठीक है, नीचे में साउथ पढ़ते हैं, और हमारा राइट हैंड साइड में ईस्ट होगा और इधर में हमारा वेस्ट होगा। तो जो गुजरात है, आप देखिएगा यहाँ पे, ये गुजरात जो है कोस्ट लाइन शेयर करता है, आपको मालूम होगा गुजरात जो है ये कोस्ट लाइन शेयर करता है, ठीक है, और इसका जो अरेबियन सी से भी बाउंड्री जो है वो टच होता है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है, ठीक है, और इसकी जो सीमा है वो राजस्थान से भी लगता है इधर, ठीक है, पाकिस्तान से भी लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, मध्य प्रदेश से भी लगता है, ठीक है, महाराष्ट्र से भी लगता है। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे गुजरात की राजधानी, आप आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि भारत का जो पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा जो है पश्चिम में अरब सागर से लगता है। अब यहाँ पे गुजरात को भी डिवाइड करेंगे तो ऊपर में नॉर्थ, इधर में वेस्ट, इधर में ईस्ट, ठीक है, और इधर में साउथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए अरब सागर के साथ लग रहा है, यहाँ पे ये वाला है ना अरब सागर, है ना, तो पश्चिम, ठीक है। उत्तर में पाकिस्तान के साथ, यानी कि यहाँ पे जो है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान के साथ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। उसके बाद पूर्व में मध्य प्रदेश के साथ और दक्षिण में महाराष्ट्र के साथ इसका सीमा लगता है। अभी गुजरात में बात करें, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल है। ये गुजरात के अभी क्या है, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर प्रथम राज्यपाल की बात करें कि गुजरात के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो गुजरात के प्रथम राज्यपाल थे मेहंदी नवाब जंग, ठीक है। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर जीवाराम मेहता, इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल वहां के कौन थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो उसको आप समझ पा रहे होंगे। अगर हमारा आपको मेहनत पसंद आता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, इसकी जनसंख्या की बात करें तो ये जो आंकड़े हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो कौन सा सेंसस का है, तो 2011 सेंसस का हम लोग आंकड़े पेश कर रहे हैं, क्योंकि सेंसस अभी भी नहीं हुआ है, होने वाला था लेकिन किसी कारणवश ये पोस्टपोन्ड हो गया, है ना। तो 2011 जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग ये सारे आंकड़े शेयर कर रहे हैं। इसकी जो जनसंख्या जो है वो 6.04 करोड़ है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या 3.114 करोड़ है और महिला जनसंख्या 2.189 करोड़ है, ठीक है। लिंग अनुपात की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिंग अनुपात वाला, ठीक है ना। लिंग अनुपात वाला क्या है कि 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, यानी कि 919 महिलाएं, ये हो गया आपका कि 81 जो पुरुष हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे, है ना। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करें, देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो घनत्व का क्या मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व आपका कितना हो जाएगा, 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। तो 308 व्यक्ति यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर एरिया अगर लेते हैं तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व कैलकुलेट होता है, तो 308। साक्षरता दर की बात करें कि ये राज्य कितना पढ़ा लिखा है, तो 78 यहाँ का राज्य जो है वो पढ़ा लिखा है गुजरात, जिसमें से पुरुष की जो साक्षरता दर है वो 85.8% है, महिला की साक्षरता दर 69.7% है और यहाँ पे मुख्य भाषा जो है वो आपका गुजराती बोली जाती है, ठीक है। यहाँ का प्रमुख जो फेस्टिवल अगर बात करें तो आप लोग को मालूम होगा कि काइट फेस्टिवल यहीं पे मनाया जाता है ना, काइट फेस्टिवल भी यहीं पे मनाया जाता है। और उसके बाद आपका यहाँ पे गरबा डांस जो है ना, गरबा जो भी है ये भी गुजरात का ही नृत्य है, ये से याद कर लीजिएगा, ठीक है, गरबा।
चलिए उसके बाद यहां पे देखिए जिलों की संख्या गुजरात में कितनी है, 33 है। उच्च न्यायालय यहां पे अहमदाबाद है, और अहमदाबाद में ही आप लोग को मालूम होगा कि जो अभी अहमदाबाद में जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसका पुराना नाम क्या है, तो उसका पुराना नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम। उसके बाद मोटेरा स्टेडियम से बनकर के क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, है ना। और उसके बाद फिर बदल करके क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, वो भी अहमदाबाद में ही है, ठीक है। चलिए अब यहां पे राज्य दिवस की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1 मई को हुई थी, इसीलिए इसका राज्य दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। पर्यटन स्थल में बात करें तो नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो है ये इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम में आता भी है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। उसके बाद साबरमती आश्रम, जहां पे गांधी जी का जो दांडी यात्रा हुआ था वो वाला था। उसके बाद हड़प्पा स्थल, लोथल स्थल, पोरबंदर और कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद अच्छा ये कांडला बंदरगाह का क्या नाम हो गया अभी नया, तो दीनदयाल उपाध्याय वो बंदरगाह इसके नाम से हो गया, ठीक है। प्रमुख नृत्य में गरबा है और रास है यहाँ पे, ठीक है। प्रमुख त्योहार में मकर संक्रांति है, जन्माष्टमी है, ठीक है, डांगी दरबार है। उसके बाद राघव राय मेला है, ये सब याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अभी हम बोले काइट फेस्टिवल। उद्योग में अग्रणी राज्य है, यहाँ पे जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा मूंगफली और कपास का उत्पादन होता है। यहां पे अगर हम लोग पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करें, यानी कि पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बीपीएससी का इंटरव्यू में भी जाएंगे तो ये सब हम बहुत बार देखे हैं कि आपसे पूछ ले जाता है कि वहां पे लोकसभा का सीट कितनी है, राज्यसभा का सीट कितनी है। तो यहां पे सबसे पहले तो ये बताइए कि विधान जो गुजरात है उसका विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक। तो विधानमंडल जो है वो गुजरात का एक सदनात्मक है, यानी कि विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 182 विधानसभा में, यानी कि इससे क्या जब ये विधानसभा का इलेक्शन होगा तो वहां पे कौन बनेगा, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 26, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 11, ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितने हैं, तो 11। लोकसभा से क्या होता है, लोकसभा से हमारे प्रधानमंत्री जी चुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद राजकीय पक्षी की बात करें तो हंसावर जो है यहाँ के राजकीय पक्षी है, और राजकीय पशु जो है ये गिर सिंह है, ये याद करिए। कांडला बंदरगाह के बारे में सारा चीज हमने बात कर लिया ये ऑलरेडी। और यहीं पे भारत के जो होम मिनिस्टर हैं, है ना, भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, ये भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, ये याद रखिएगा, है ना, होम मिनिस्टर अमित शाह, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, अमित शाह। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो राज्य दर्शन है ये साथ साथ आपको कंप्लीट होता नजर आ रहा है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद जो पहला शहर था जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मतलब इसको शामिल किया गया था, है ना। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला अहमदाबाद जो है वो भारत का पहला शहर था, इसे याद कीजिएगा। उसके बाद ये भक्तपुर जो है नेपाल का दूसरा था, श्रीलंका का जो गल्ले है वो तीसरा था, ठीक है, ये याद रखेगा। अहमदाबाद शहर की स्थापना जो है ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अहमदाबाद जो शहर है उसकी स्थापना कौन किया था, तो सुल्तान अहमद शाह ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है ना, सुल्तान अहमद शाह के द्वारा किया गया था। और ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अहमदाबाद की स्थापना या किसी और शहर की स्थापना किसने किया था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरी अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए अब हम लोग, ये इंग्लिश वर्जन है, इसे देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने अबू धाबी में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ऐसा करने वाला कौन है, तो आईआईटी दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो है अभी अबू धाबी में नया अपना जो कैंपस है, ऑफशोर कैंपस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफशोर कैंपस, है ना, यानी कि आउटसाइड इंडिया कैंपस इसको बोलते हैं, ये याद रखेगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला आईआईटी कौन आईआईटी था जो विदेश में अपना पहला कैंपस खोला था, तो वो हो जाएगा आईआईटी मद्रास, जो कि तंजावुर में खोला गया था, वो हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो आईआईटी दिल्ली है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिएगा हाल ही में
अब यहाँ पे 52 स्टूडेंट के साथ ये जो है बैच शुरू कर दिया गया है अबू धाबी में, और इसका जो उद्घाटन है वहां के जो क्राउन प्रिंस है शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान के द्वारा इसके उद्घाटन किया गया है। और अभी इसमें क्या क्या पढ़ाई होगा, तो एनर्जी इंजीनियरिंग का होगा, कंप्यूटर साइंस का होगा, और इंजीनियरिंग में बीटेक अगर डिग्री प्राप्त करना है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो एडमिशन है वो जेई एडवांस एग्जाम देके होता है, और साथ ही साथ संयुक्त प्रवेश परीक्षा देकर इसमें आप एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, स्नातक बैच विधि जिसमें भारतीय, अमीराती और वैश्विक छात्र शामिल है। यह आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर है। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय है। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि भारत का पहला आईआईटी कौन था जिसका विदेशों में भी कैंपस खुला था, तो वो आईआईटी मद्रास होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, इसे याद करना है। ठीक है, यहां पे सारा चीज बात बता दिए हैं हम अभी आपका। ठीक है, और यहां पे देखिएगा भारत का पहला जो आईआईटी था वो था तंजानिया में खोला गया था, जो कि तंजावुर में है ना। यहाँ पे किसका खोला गया था, तो आईआईटी मद्रास का कैंपस खोला गया था, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है डॉक्टर हुसैन अली मबानी, इनको द्वारा ये जो आईआईटी मद्रास का उद्घाटन वहाँ पे किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारा चीज, इसके में हमने बता दिया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चंस जो है, अब यहाँ पे यूएई के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी अबू धाबी है, और करेंसी जो है वो दिरहम है, इसे याद कर लीजिएगा, करेंसी दिरहम। और यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नहयान। इतना बड़ा नाम है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ का अबू धाबी का जो है वो आपका यहाँ प्रेसिडेंट नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब ये सारा चीज हो गया। यहाँ पे ओपनिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओपनिंग है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ मौजूदा रक्षा सहयोग का विस्तार करना चाह रहा है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है हम आपको ये बीपीएससी पैटर्न पर आधारित हम लाए हैं, है ना। जो न्यू पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पे हम इसको लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा कि ऐसा आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहा है। इस केस में आपको क्या है कि पूरा का पूरा करंट अफेयर्स के बारे में, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला पूछ रहा है, पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ का मतलब क्या हो गया, यूरोपीय यूनियन, है ना, ईयू जिसको बोलते हैं, दोनों के लिए रणनीतिक महत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ये दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि ये समुद्र, जमीन और साइबर स्पेस में आने वाली जो भी चुनौतियां हैं, जो भी चैलेंजेस है, उसको संयुक्त रूप से परिचालन करके प्रभावशीलता को बढ़ावा देगा। तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये किसके बीच में हुआ है, रक्षा जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी हुआ है, रक्षा सहयोग का विस्तार जो करना चाह रहे हैं, तो ये भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में हुआ है। अगर हम लोग बात करें ईयू की, तो इसमें जो है टोटल अभी 27 देश हैं। इसमें कंट्री कितने हैं, टोटल 27 कंट्री हैं। और ये पहले कितना हुआ करता था, ये हुआ करता था 28। तो 28 में से 1 जो है ये ब्रिटेन बाहर निकल गया था। ब्रिटेन जो है वो 2020 में बाहर निकला, और इसी को ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है ना, ब्रेक्जिट, ये याद रखिएगा, ब्रेक्जिट इसको कहा जाता है। उस समय जो बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हुआ करते थे यूके के, इसे याद कर लीजिएगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ब्रेक्जिट के समय में यूके के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जबड़े जो बाल वाला जो था ना, उटपटांग बाल जैसे रखते थे, तो बोरिस जॉनसन उनका नाम था। उनके समय में ब्रिटेन से जो यूरोपीय यूनियन से जो है वो ब्रिटेन बाहर हो गया था, और फिर बाद में ये कितना बच गया, ये बच गया 27 देश, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर में जो यूरोपियन यूनियन है ये है क्या, है ना। तो ये एक प्रकार का साझा मंच सहयोग करने वाला है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इस टाइप का, अगर आपको स्टेटमेंट वाला बेस्ड क्वेश्चन अच्छा लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ना, ताकि सभी लोगों को लाभ पहुंच पाए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो है
इसका भारत का क्या क्या है, तो आप देखिएगा कथन में यहाँ पे समुद्र के लिए, जमीन के लिए और साइबर स्पेस में जो भी आने वाली चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए ये लोग प्रभावशाली को बढ़ावा देगा, है ना, प्रभावशीलता को। और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए राजनीतिक महत्व का एक प्रमुख केंद्र है, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। इसमें रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों एक साथ सम्मिलित है। इसके जो अधिकारी है उसके साथ ये साइन किया हुआ है। भारतीय अधिकारियों ने सामान्य सुरक्षा और रक्षा नीति मिशनों में संभावित सहयोग की खोज करते हुए यूरोपीय संघ की सुरक्षा और रक्षा तंत्र के बारे में सीखा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट बेस आपको कैसे याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो NAVFOR लिखा हुआ है, NAVFOR का मतलब होता है नेवल फोर्स। NAVFOR का मतलब क्या होता है, नेवल फोर्स। और यहाँ पे देखिएगा NAV लिया गया और यहाँ पे FOR लिया गया, तो इससे बन गया NAVFOR, है ना। तो ऐसा अगर क्वेश्चंस दे दिया जाए कि NAVFOR क्या है, तो ये नेवल फोर्स से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आर्मी से रिलेटेड है, तो ये नेवी से रिलेटेड है ना, नेवी से रिलेटेड है, इसे याद कर लीजिएगा। NAVFOR किससे रिलेटेड है, नेवी से रिलेटेड है। अब यूरोपीय संघ की बात करें, EU की क्या है, तो ये इसमें अभी हम बताएं कि 27 देश है। ठीक है, और ये है क्या, तो ये राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसमें क्या होता है कि रणनीतिक बातें होती है और आर्थिक सहयोग का बातें होती है। ठीक है ना, इसे याद कर लीजिएगा। पहले 1958 में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के द्वारा इसका पहला नाम यूरोपीय संघ नहीं था, यूरोपीय यूनियन नहीं था। पहले इसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय के रूप में इसको स्थापित किया गया था 1958 में, है ना, कि EEC के नाम से इसको स्थापित किया गया था। बाद में 1959 उसमें देख लेंगे हम लोग। उसके बाद इसको बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, यूरोपीय संघ में। और यहां पे देखिएगा ये है क्या, तो ये एकल बाजार है, जिसमें यूरोपीय संघ में एकल बाजार में क्या होता है, जितने भी मेंबर कंट्री है इसमें एक दूसरे का साथ फ्री ट्रेड कर सकते हैं। फ्री ट्रेड का मतलब आप देखिएगा यहाँ पे वस्तुएं, पूंजी, सेवाएं और लोगों की मुक्त आवाजाही भी अनुमति देता है। यानी कि अगर यूरोपीय यूनियन में जो जितना भी देश शामिल है उसका देशों में आना जाना फ्रीली में, है ना, ट्रेड करना, सारे चीज, सेवाएं, सर्विसेज प्रदान करना, ये सारे के सारे कर सकता है। यानी कि एक मार्केट के तौर पर इसको देखा जाता है। तो आई होप आपको यूरोपीय यूनियन के बारे में कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए, आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो को आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कानून और इसमें और इसका क्या फायदा है, कानून का शासन होगा, है ना। यूरोपीय संघ में कानून का शासन पर आधारित है, जिसमें सभी सदस्य देश स्वेच्छा से और लोकतांत्रिक तरीके से संधियों पर सहमत है। यानी कि इसमें ट्रीटी हुआ पड़ा है और सभी देश जो इसमें शामिल है वो एक मत है कि हाँ भाई चलो ये सही है ना। ये चीज देखिएगा। अगर आपसे बात करें कि यूरोपीय यूनियन की जनसंख्या कितनी है, तो 2024 के अनुसार विश्व का लगभग 6% जो जनसंख्या है वो यूरोपीय यूनियन में है। और यहाँ पे लोग कितना रहते हैं, 447 मिलियन लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। विश्व का कितना परसेंट, 6%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर देखिए, वित्त सचिव किसको अभी नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए है एनके सिंह, ऑप्शन नंबर बी है तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन नंबर सी अजय नारायण झा, ऑप्शन नंबर डी अरविंद पनघड़िया। तो देखिएगा वित्त सचिव अभी हाल ही में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तुहिन कांत पांडे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अगर बात करें कि एनके सिंह कौन है, तो एनके सिंह जो थे ये 15वें वित्त आयोग के, यानी कि ये फाइनेंस कमीशन जो 15th फाइनेंस कमीशन था उनके चेयरमैन थे, है ना। उनके क्या थे, ये चेयरमैन थे। ठीक है, अरविंद ये क्या बोलते हैं, एनके सिंह, है ना। एनके सिंह जो था ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें अजय नारायण झा की, तो ये 16 फाइनेंस कमीशन के क्या है, मेंबर हैं, है ना। 16 फाइनेंस कमीशन के मेंबर है ना। 16 फाइनेंस कमीशन के ये मेंबर है। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन के ये मेंबर है, फाइनेंस कमीशन के ये मेंबर है। ठीक है, ये फुल टाइम मेंबर है, इसे याद कर लीजिएगा, फुल टाइम मेंबर। ठीक है, और यहां पे बात करें अरविंद पनघड़िया की, तो ये 16 फाइनेंस कमीशन के
16 यानी कि 16वां वित्त आयोग है ना, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। ठीक है, और ये कौन है? तो 16वें फाइनेंस कमीशन के कौन है? तो चेयरमैन है, इसे याद कर लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है ना। और ये अरविंद पनघड़िया नीति आयोग में भी पहले कार्य कर चुके हैं, इसे याद कर लीजिएगा। तो 16वां फाइनेंस कमीशन आपको हमने बता दिया, ये 16वां फाइनेंस कमीशन। और अभी वित्त सचिव किनको नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको मालूम होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? फुल टाइम मेंबर होते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें बात करेंगे कि अभी जो वित्त आयोग है उसका अनुच्छेद कौन सा है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में ये जो फाइनेंस कमीशन है इसका कहां पे उल्लेख मिलता है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 280 का सब क्लॉज 1 में ये फाइनेंस कमीशन का बात कहा गया है। आर्टिकल 280 ये याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना? आर्टिकल नंबर 280 सब क्लॉज 1। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो अभी सही में आंसर हो जाएगा वो क्या है? अभी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिएगा ये है क्या? तुहिन कांत पांडे कौन है? तो ये जो है ये उड़ीसा कैडर के 1987 के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, इन्होंने वित्त मंत्रालय में शामिल होने से पहले उन्होंने गृह कैडर उड़ीसा में भी प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य किया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि तुहिन कांत पांडे जो है वो एयर इंडिया के निजीकरण यानी कि जब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था और एलआईसी का जो ये आया था आपका यहाँ पे आईपीओ आया था, आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने ही निभाया था तुहिन कांत पांडे के द्वारा। ठीक है, तो तुहिन कांत पांडे के द्वारा ये जब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था उसमें, और उसके बाद एलआईसी का जो आईपीओ आया था यानी कि 10% प्राइवेटाइजेशन जब एलआईसी का हो रहा था, तो उसमें भी इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए वित्त आयोग के बारे में बात कर लिए। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी अरविंद पनघड़िया है, और इसका जो अनुच्छेद है वो क्या है? अनुच्छेद 280 सब क्लॉज 1। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? इसका गठन जो है वो 5 साल के लिए किया जाता है या उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसमें आयोग को अपनी सिफारिशें पूरी करने में लगभग 2 साल पूरा लग जाता है, यानी कि जो वित्त आयोग जो रिकमेंडेशन करेगा, ठीक है, वित्त आयोग रिकमेंड करेगा उसको, उसका रिपोर्ट जो है वो लगभग तैयार करने में 2 साल लग जाता है। ठीक है, एक आयोग जो है ये जो 16वां वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद यहां पे आपको हम बता दें कि आयोग का प्रबंधन इसमें क्या करता है, आपको बता दें कि राज्यों के बीच कर का बंटवारा कैसे होगा ये भी कौन देखता है? वित्त आयोग देखता है। तो जिसमें राज्य और संघ के बीच कर का बंटवारा यानी कि टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो भी कौन देखता है? कौन देखता है? तो वित्त आयोग। उसके बाद राज्य को कितना सहायता अनुदान देना है, जैसे किसी को अभी बिहार को अनुदान मिला है, स्पेशल पैकेज एक तरीका से कह सकते हैं, जिसमें महाबोधि टेम्पल को वो क्या बोलता है वाराणसी के तर्ज पे विकसित किया जाएगा, है ना। और वहां पे गया में आपको एक नोडल हब बनाया जाएगा इंडस्ट्रियल हब के द्वारा, तो इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा गया में, ठीक है, वो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी जो अनुदान मिलता है वो कौन देखता है? वित्त आयोग देखता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए पंचायतों में और नगर पालिकाओं में जैसे स्थानीय निकायों के राज्य निधि को भी बढ़ावा के उपाय में इसकी कार्य जो है वो शामिल है। अब देखिएगा आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 यानी कि आयोग का आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन वित्त पोषण व्यवस्था की समीक्षा करने तथा सुधार के लिए सिफारिश करने का भी कार्य इसको सौंपा गया है। यानी कि आपदा प्रबंधन, कोई भी डिजास्टर आ गया तो उसका भी वित्त पोषण कौन करेगा? फिर इसका वित्त पोषण का मैनेजमेंट कौन करेगा? तो फाइनेंस कमीशन करेगा, ये याद रखेगा। इसका अतिरिक्त कार्य में ये शामिल किया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो पिछला जो वित्त आयोग है उसका जो रिपोर्ट है वो कब शामिल कर, मतलब कब ये लोग देगा? तो 31 अक्टूबर 2005 को ये उपलब्ध कराने के लिए ऐसा बोला गया है। और 16वें वित्त आयोग के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरविंद पनघड़िया जी हैं, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा फाइनेंस कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन में ये चेयरमैन है और बाकी सब 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक अजय नारायण झा फुल टाइम मेंबर है, एनी जॉर्ज मैथ्यू ये भी फुल टाइम मेंबर है, मनोज पांडे ये भी मेंबर है, उसके बाद सौम्य कांति घोष ये पार्ट टाइम मेंबर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है कि 16 फाइनेंस कमीशन में पार्ट टाइम मेंबर कौन है, तो इनका नाम हो जाएगा सौम्या कांति दास, इसे याद कर लीजिएगा ना। सौम्या कांति दास जो है वो 16 फाइनेंस कमीशन में पार्ट टाइम मेंबर है। और उसके बाद ऋत्विक रंजनम पांडे जो है वो सेक्रेटरी है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन इनका क्या है, ऋत्विक पांडे, इसे भी याद कर लीजिएगा, ऋत्विक पांडे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, हाल ही में तमिलनाडु ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 को लॉन्च किया है ना, अनावरण किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है? और ये अगेन हम बोल रहे हैं कि ये बीपीएससी का न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, बीपीएससी का न्यू पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बीपीएससी का न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो तमिलनाडु है, कौन सा राज्य है, तमिलनाडु अपना न्यू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आया है 2.0, और कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखिएगा स्टेटमेंट नंबर 1 बोल रहा है कि साइबर सुरक्षा नीति 2.0 जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा लाया गया है, वो तमिलनाडु साइबर सुरक्षा नीति 2020 को रिप्लेस कर देगा, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, 2020 को ये रिप्लेस करेगा और इसके जगह पे अब क्या हो जाएगा, तमिलनाडु का साइबर सुरक्षा नीति 2.0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये पूछ रहा है कि नीति का मुख्य उद्देश्य है सरकार की सूचना संपत्तियों को, ठीक है, बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर, नागरिक सेवाएं की रक्षा करना। वैसे बात है, साइबर सिक्योरिटी हम लोग किस लिए लॉन्च करते हैं? साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, हम लोग नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए ही तो, ताकि किसी से भी साइबर फ्रॉड ना हो, इसीलिए। तो ये दोनों का दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। पहला क्या कि साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा नीति जो 2.0 है वो तमिलनाडु का साइबर सुरक्षा नीति 2020 को रिप्लेस कर देगा, और दूसरा जो है इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की सूचना को सुरक्षित करना, जैसे कि बुनियादी ढांचे हो गया और साथ ही साथ सरकार का जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको सुरक्षित करना, ठीक है। तो दोनों का दोनों सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे सारा चीज बात कहा गया कि तमिलनाडु सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा नीति जारी किया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य है सरकार की सूचना संपत्तियों को, बुनियादी ढांचों को, सॉफ्टवेयर और नागरिक सेवाओं को रक्षा करना। इसमें साइबर खतरों और हमलों की ऑडिट की जाएगी, है ना। तो ऑडिटिंग होता है इसका, ठीक है। अनुपालन और निगरानी के लिए दिशा निर्देश, मानक और संचालन प्रक्रियाएं माध्यम से सरकार की संपत्ति की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। बाकी सारे चीज यहां पे देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी नीति तमिलनाडु साइबर सुरक्षा नीति 2020 का स्थान लेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। नवीनतम नीति है उसमें सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक, आपको मालूम होगा कि सीडेक का जो है ये क्या है, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के द्वारा, यानी कि IIT मद्रास के द्वारा, और तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी के इनपुट शामिल किए गए हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन शामिल है, IIT मद्रास और तमिलनाडु का ई गवर्नेंस जो एजेंसी है वो भी इसमें शामिल है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इस नीति में सभी राज्य के विभागों को साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम यानी कि CSIRT, जो सर्ट होता है ना उसको टीम को बोलते हैं, ठीक है, उसमें समन्वय करने के लिए अधिकारियों का नामित करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब तमिलनाडु का भी बारे में बात करें तो इसमें हम लोग राज्य दर्शन एक बार कर लेते हैं, राज्य दर्शन, ठीक है ना। तो राज्य दर्शन हम लोग करेंगे कि तमिलनाडु का राज्य दर्शन कहाँ पे है। तो ये हम लोग तमिलनाडु को क्या कहते हैं, मंदिरों को सर भगवान का अपना घर इसको माना जाता है, गॉड्स ऑन लैंड इसको कहा जाता है तमिलनाडु को, इसे याद कर लीजिएगा। अब तमिलनाडु को थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये हमारा मैप है भारत का, उस ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, आपका राइट हैंड साइड में ईस्ट
और यहाँ पे वेस्ट, है ना। तो ये मैप को पढ़ते हैं हम लोग, मैप को ऐसे 4 दिशाओं में भाग देते हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु है वो भारत का सबसे दक्षिणतम ये राज्य है, इसे याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे तमिलनाडु है ना। और इसकी जो सीमा है यहाँ पे देखिएगा, पुडुचेरी भी है, कराईकल माह है, सारे चीज इधर में ही है। यहाँ पे देखिएगा इंडियन ओशन से भी इसका जो बाउंड्री है वो लगता है, ठीक है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से भी बॉर्डर शेयर करता है, केरल से भी करता है, कर्नाटक से भी करता है, ठीक है। और वहां पे देखिएगा इधर में देखिए, इसकी राजधानी चेन्नई है, पहले मद्रास कहा जाता था, ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल इसकी कितनी है, तो क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। सीमा उत्तर में आंध्र प्रदेश से शेयर करता है और कर्नाटक से। तो उत्तर मतलब ऊपर की तरफ हो गया, तो उत्तर देखिए यहाँ पे कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। उसके साथ साथ दक्षिण में हिंद महासागर यानी कि देखिए इंडियन ओशन से ये सीमा साझा करता है, इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक देखिएगा पाक स्टेट है जो कि श्रीलंका और यहाँ पे भारत को अलग करता है। पाक जल डमरू के बारे में आप लोग सुने होंगे, ठीक है, पाक स्टेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए पश्चिम में केरल के साथ तथा कर्नाटक के साथ ये जो है वो शेयर करता है आपका क्या बोलते हैं सीमा, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो वर्तमान में अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, तो MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री है अभी एट प्रेजेंट। और उसके बाद तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो RN रवि है, ये भी याद रखिएगा, RN रवि, ठीक है। उसके बाद वर्तमान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो CN अन्नादुराई थे, ये तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरदार उज्जवल सिंह ये तमिलनाडु के पहले राज्यपाल थे। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, इतने बढ़िया से आपको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। थोड़ा आप आगे बढ़ने के साथ साथ यहां पे क्या करेंगे हम लोग कि यहां पे एक मिनट कर दिए क्या, हैं? ये 1 घंटा कैसे हो गया? 6:30 बजे तो हम लोग शुरू ही किए थे, अभी 7 बज रहा है। चलिए, तो अभी हम लोग तमिलनाडु के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन और वर्तमान राज्यपाल RN रवि, ये इसे याद कर लीजिएगा। और वर्तमान पहले के मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई थे और पहले राज्यपाल जो थे वो सरदार उज्जवल सिंह थे, इसे याद कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे भौगोलिक स्थिति भी समझा कि इसका बॉर्डर जो है वो किसके किसके साथ शेयर होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे जनसंख्या की बात करें
तो यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से ये जो है इसकी जनसंख्या कितना है 7.21 करोड़, ये तमिलनाडु की जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या 3.61 करोड़, महिला जनसंख्या 3.60 करोड़, और यहाँ पे जो आपका जिलों की संख्या है वो 32 है। यहाँ पे विधान मंडल जो है वो एक सदनात्मक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, है ना। विधान मंडल एक सदनात्मक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान मंडल मतलब विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है ना, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा, इसे याद कर लीजिएगा, विधानसभा है, लेकिन विधान मंडल विधान परिषद नहीं है ना, परिषद नहीं है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या 234 है, 234। उसके बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39 यानी कि 39, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 18 है ना। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, 18 है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि काफी अच्छा खासा जनसंख्या घनत्व है। लिंग अनुपात की बात करें तो 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, काफी अच्छा इसका लिंग अनुपात है, यानी कि 1000 पुरुष में कितना महिलाएं हैं, तो 996 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष। ये याद रखिएगा, यहाँ का तमिलनाडु का जनसंख्या लिंग अनुपात है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिलों की संख्या कितना है, 32 है, ठीक है। आगे बढ़े, अब यहाँ पे साक्षरता दर की बात करें तो तमिलनाडु जो है वो इसका साक्षरता दर 80.1% है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या दर जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 86.8%, और महिला साक्षरता दर है वो 73.4%। मुख्य भाषा यहाँ पे तमिल बोली जाती है। उच्च न्यायालय चेन्नई में है। पर्यटन स्थल में बात करें तो कोडाई कनाल जो है ये पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊटी यहाँ का बहुत फेमस है। कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी आपका बहुत फेमस है, घूमने जगह है। और बाकी सारा चीज यहाँ पे देखिए, मीनाक्षी मंदिर ये इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपका मदुरई में पड़ता है, और तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। प्रत्येक प्रमुख त्योहार में बात करें तो पोंगल और नौका पर्व जो है यहाँ का बहुत फेमस है, पोंगल और नौका पर्व, ठीक है। और अट्टुकल पोंगल अगर बात करें तो अट्टुकल पोंगल वो केरल का पर्व है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। राजकीय पशु की बात करें तो नीलगिरी ताहर है इसका राजकीय पशु। राजकीय पक्षी की बात करें तो दाबिल है, जिसको चमचावाज भी बोलते हैं। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत का संतरी किसको कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है। इसका राज्य दिवस जो है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था, और उसके बाद दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम दिया गया और तमिलनाडु कर दिया गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि मद्रास जो है वो तमिलनाडु में कब परिवर्तित हुआ, तो मद्रास से तमिलनाडु कब बना, तो 1968 में बना। ये याद रखिएगा, 1968 में, है ना, इसका नया नाम पड़ा। उसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट जो है, जो कि होम रूल का प्रधान कार्यालय थे यहाँ पे ओडावीर मद्रास में ही था। होम रूल, एनी बेसेंट को आपको मालूम होगा कि होम रूल में इनका काफी योगदान था, है ना, एनी बेसेंट, इसे याद कर लीजिएगा। इसमें इनका जो मद्रास में ही इसका ऑफिस था, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक को केप कोमोरिन कहा जाता है, जिसको कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में ही है। अधिक जनसंख्या वाला जिला के बाद छोड़ दीजिए, ये सब रहने दीजिए। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो चेन्नई है। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। और इसको गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है, गॉड्स ऑन कंट्री, है ना, गॉड्स ऑन कंट्री, ठीक है। ये भगवान का अपना देश कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आप बात करें तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो ICF है ना, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, वो भी तमिलनाडु के पेरम्बूर में स्थित है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु की प्रमुख शिखर श्रृंखला जो है वो डोडा बेटा है, ये याद रखिएगा, डोडा बेटा। मद्रास का नाम बदल करके 1996 में ये नाम बदल दिया गया था, ये थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे GI टैग के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलेम फैब्रिक,
हैंडीक्राफ्ट से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कंचीपुरम सिल्क, ये हैंडीक्राफ्ट से ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देख लीजिएगा मदुराई, ये मदुराई सुंगुड़ी जो है इसे थोड़ा सा देख लेना, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पे तंजावुर का पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है, तंजावुर का पेंटिंग। और उसके बाद तंजावुर का आर्ट प्लेट, ये सब जीआई टैग इसको मिला हुआ है, इसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। नीलगिरी लोगो जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और ये सारा का सारा जो है मदुराई का मल्ली, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसको भी क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। चलिए उसके बाद ये सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा, कन्याकुमारी का क्लोव जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% कोटा आरक्षित करने का कोटा जो है वो मंजूरी दी है? तो महिलाओं को पुलिस बल में 33% आरक्षण दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। और यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राजस्थान सरकार। आपको मालूम होगा कि बिहार सरकार भी महिलाओं को ऐसा कोटा ऑलरेडी प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। और केंद्र सरकार के द्वारा 2028 से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो भी महिलाओं को कोटा प्रदान कर रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अच्छा जो रिजर्वेशन बिल आया था, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, वो बिल संख्या कितना था, तो बिल संख्या 128वां बिल संख्या था, 128वां था। लेकिन आपसे अगर बात करें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितना था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था वो कितना था, तो 106वां था, ये याद रखिएगा, है ना। 106वां अमेंडमेंट एक्ट था, इसे याद कर लीजिएगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये जो था ये कितना था, ये अमेंडमेंट कितना था, संशोधन अधिनियम जो था अमेंडमेंट, ये 106 था, ठीक है। और बिल जो पेश, बिल की संख्या कितना था, 128। ये किसका बात कर रहे हैं हम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आया गया था, उसका बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ अच्छे से, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या है, राजस्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान में यहाँ पे बात किया गया है 33% आरक्षण का महिलाओं को मिलेगा, ठीक है। राज्य सरकार में सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ के विशेष रूप से सक्षम बच्चों और भाई बहनों को आश्रित माता पिता के काम जोड़ने पर भी निर्णय लिया गया है। इसमें बहुत कुछ बातें हुई थी, जिसमें से ये आरक्षण का और ये सब पेंशन के बारे में बात हुई है, ठीक है। इसमें यह भी लगा कि सरकार जो है 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशन भोगियों 5% अतिरिक्त भत्ता देने की भी घोषणा किया है, यानी कि जिनकी आयु 70 से 75 है उनको पेंशन में 5% का इजाफा देखने को मिलेगा, ठीक है। राज्य सरकार ने 3150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का भी इसका आवंटित किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे जब राजस्थान की बातें आई है तो राजस्थान का भी थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राज्य दर्शन इसलिए कर रहे हैं कि राज्य से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, तो हम लोग जो भी क्वेश्चंस जिस राज्य से रिलेटेड आ रहा है उसको हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बने रहिएगा हमारे साथ। अब राजस्थान आया है तो राजस्थान को हम लोग थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा साउथ है, ठीक है। तो राजस्थान जो है ये हमारा भारत का नॉर्थ वेस्ट में पड़ता राज्य है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे इसकी राजस्थान की जो सीमा है वो किससे लगती है, तो राजस्थान की सीमा जो है वो पाकिस्तान से भी लगती है, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान से भी लगती है, हरियाणा से भी, उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी, और इससे क्या बोलते हैं गुजरात से भी लगती है, और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी लगती है। तो थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। सीमा इसकी उत्तर में पंजाब के साथ, पूर्व में उत्तर प्रदेश के साथ। देखिए पूर्व में किसके साथ लग रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ लग रहा है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में गुजरात के साथ, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ। ये पश्चिम है हमारा, पश्चिम में है ना, पश्चिम में
ये किसके साथ लग रहा है, तो पश्चिम में राजस्थान के साथ पाकिस्तान के साथ लग रहा है, ये याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मध्य प्रदेश के साथ भी आपका साउथ में, दक्षिण में लग रहा है, ये याद रखेगा, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, ठीक है। चलिए उसके बाद वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भजन लाल शर्मा है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किए। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र हैं यहाँ के वर्तमान राज्यपाल, और राज्य की स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रथम राज्यपाल यहाँ पे गुरमुख निहाल सिंह थे, और प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो हीरालाल शास्त्री थे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। इसकी जनसंख्या क्या है, तो 6.85 करोड़ है, पुरुष जनसंख्या 3.55 करोड़ है, और महिला जनसंख्या 3.29 करोड़ है, मतलब 2.9 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और यहाँ पे लिंग अनुपात 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान 66.1% राजस्थान का साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष की जो साक्षरता दर है वो है 79.2%, और महिला की संख्या दर है, महिला का जो साक्षरता दर है वो 52.1% है। राजकीय पशु चिंकारा है, राजकीय पक्षी गोंडावन है, और राजकीय फूल जो है वो रोहिड़ा है। इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का मैप है। यहाँ पे जिलों की संख्या जो है वो 33 है। यहाँ पे भी द्विसदनात्मक नहीं है, एक सदनात्मक विधानमंडल का व्यवस्था है, जिसमें से विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 200, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 25, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10। प्रमुख नृत्य में यहाँ पे डांडिया, पानीहारी और व्हील ग्रासिया, ये सब जो है प्रमुख जनजातियां भी पाई जाती है, और यहाँ पे डांडिया जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। लखी मेला, राजस्थान का लखी मेला, पुष्कर मेला सब यहीं पे लगता है, ठीक है। ऊंट फेस्टिवल भी राजस्थान का ही है, इसे याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य ये राजस्थान है, और गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब, ये कभी कभी एग्जाम्स में हर समय पूछा जाता है कि राजस्थान के गांधी के नाम से किनको जाना जाता है, तो गोकुलबाई भट्ट को जाना जाता है। अजमेर जो है राजस्थान का हृदय कहा जाता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ये सब छोड़ दीजिए। प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है ये आरावली जो है ये राजस्थान में ही स्थित है। उसके बाद सबसे बड़ा खारे पानी का झील सांबर झील, ये भी कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, खारे पानी का झील जो है राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये राजस्थान में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर मंदिर, यहीं पे पुष्कर मेला भी लगता है, ये भी राजस्थान में, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा। पुष्कर मेला हरियाणा में भी लगता है, ठीक है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये सब चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा और रब्बाजी मोहद्दीन जो चिश्ती दरगाह है वो अजमेर में है, और केवला राष्ट्रीय उद्यान, यहीं पे साइबेरियन क्रेन जो पक्षी है वो आता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, राजस्थान का भरतपुर में स्थित है। रणथंभौर अभयारण्य जो जीव अभयारण्य है वो भी सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम जो परमाणु जो टेस्टिंग किया था वो भी कहाँ पे किया था, तो राजस्थान का पोखरण से किया था, याद रखेगा। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। भारत में राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। माउंट अब्बू जो हिल स्टेशन है वो भी राजस्थान में स्थित है। और विश्व का, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये कहाँ का है, किस राज्य का है, तो राजस्थान का है। विश्व का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये कहाँ का है, ये आपका राजस्थान का है। भारत में पंचायती राज आपसे पूछा जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था, तो सर्वप्रथम पंचायती राज जो है वो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था, 1959 में, ये याद रखिएगा, नागौर जिले। 1927 में राजपूत शासक द्वारा जो जयपुर शहर है उसको स्थापित किया गया था, ये याद रखिएगा, जय सिंह के द्वारा इसका जयपुर को स्थापित किया गया था। तो जयपुर से जय सिंह से पड़ गया जयपुर, ठीक है। उसके बाद 6 जुलाई 2019 को, ये वाला इंपॉर्टेंट है, 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर स्थलों में जयपुर को भारत के गुलाबी शहर के रूप में इसको शामिल किया गया है ना। तो जयपुर को भारत के गुलाबी शहर के रूप में इसको शामिल किया गया है, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये आपका
थोड़ा सा ब्लू पोइट्री वाला थोड़ा सा याद करना है, ब्लू पोइट्री ऑफ जयपुर, ये जीआई टैग है। राजस्थान का कठपुतली, बीकानेर भुजिया, ठीक है, और फुलकारी, ये सब जो है जीआई टैग आपको थोड़ा सा याद रखना है। और संगनेरी जो हैंड ब्लॉक पेंटिंग है ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये सारा का सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। मकराना मार्बल, ये इंपॉर्टेंट है, मकराना मार्बल, इस सबको जीआई टैग दिया हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला किसी भी उत्पाद को दिया जाता है, चाहे वो खाने वाला पदार्थ हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, और उसको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये खाने वाला पदार्थ हो या एग्रीकल्चर से हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको जीआई टैग मिलता है, या हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज है तो उसको दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग देने का फायदा क्या है? और इसका अगर आपसे बात करें कि जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्ट एक्ट कौन सा है, तो 1999 का इसका जो एक्ट है, इसे याद कर लीजिएगा। और सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। जीआई टैग की फायदा क्या है? तो जीआई टैग का ये कानूनी सुरक्षा मिलता है, इसमें गुणवत्ता का उत्पाद होता है, यानी कि अगर हम इसका जीआई टैग ले लिए, जैसे अगर आप बिहार का पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं, तो बिहार का जो जीआई टैग है वो कतरनी राइस है, ठीक है, मगही पान है, ठीक है, जर्दालू आम है, ये सब का जीआई टैग मिला हुआ है ना, और इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उत्पादों की श्रृंखला में देखिएगा, अच्छा वहां पे भी जो ये है ना, उत्पादों की समृद्धि होती है। जब आप जीआई टैग कोई भी खरीदते हैं, कहीं पे भी घूमने जाते हैं, तो आप पूछते हैं लोगों से कि यहाँ का फेमस चीज क्या है, तो वो जीआई टैग की वजह से उसका और क्या होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, राज्य का इकोनॉमी उससे बढ़ता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अब तक टोटल जीआई टैग कितने उत्पाद को मिल चुका है, तो लगभग 400 से प्लस इसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। भारत में जीआई टैग जारी करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि डीपीट जो है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रमोशंस एंड इंटरनल ट्रेड, इसका बारे में ये जिम्मेवारी लेता है, यही जीआई टैग देता है, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक संपत्ति में पेरिस कन्वेंशन, इसे याद कर लीजिएगा, पेरिस कन्वेंशन जीआई टैग से रिलेटेड है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। लिस्बन समझौता, ये थोड़ा सा आपको देखना है। लिस्बन समझौता ये भी किससे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे संबंधित है, लिस्बन समझौता जो है उत्पत्ति के अपीलों को और उनके अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण के संरक्षण के लिए, यानी कि मान लीजिए कि हम इसका जीआई टैग रजिस्ट्रेशन करा लिए और उसके ऊपर कोई और क्लेम कर रहा है, तो लिस्बन समझौते के हिसाब से आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, समझौते के व्यापार संबंधित पहलू, इसमें सारा चीज दिया हुआ है। ट्रिप्स के जीआई टैग संबंधित सारे मुख्य बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। दार्जिलिंग चाय को भी मिला हुआ है। देखिए अब यह सैफरोन काश्मीरी सैफरोन जो कि कश्मीर का जीआई टैग है, और मणिपुरी ब्लैक चावल ये मणिपुर का जीआई टैग है। कंदमल हल्दी ये आपका उड़ीसा का जीआई टैग है। उसके बाद रसोगुल्ला ये उड़ीसा का है और वेस्ट बंगाल का भी है ना। रसोगुल्ला ये दोनों स्टेट में खींचातानी चलता है कि रसोगुल्ला का जीआई टैग किसके पास जाएगा, है ना। तो वेस्ट बंगाल के पास भी रसोगुल्ला का जो जीआई टैग है वो भी है, ठीक है। उसके बाद कोडाईकोनाल मलाई पोंडू ये तमिलनाडु का जीआई टैग है। उसके बाद पोंडम ये मिजोरम जीआई टैग है, और ये आपका ये भी मिजोरम का जीआई टैग, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा चीज यहाँ पे देख लीजिएगा जीआई टैग कौन कौन सा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, कोहबर पेंटिंग ये भी झारखंड का जीआई टैग है, उसको भी मतलब झारखंड का मिला उत्पाद है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। चलिए ये सब उत्तर प्रदेश का जीआई टैग है। उत्तर प्रदेश का पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। ये तमिलनाडु का जीआई टैग है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कंदांगी साड़ी ये तमिलनाडु का जीआई टैग है, ठीक है। चलिए हो गया, आई थिंक सो। उसके बाद अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन टेनिस में वर्ष का अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ग्रैंड स्लैम कब खेला जाता है, किस कोर्ट पे खेला जाता है ना। तो ये बोल रहा है कि किसने यूएस ओपन टेनिस वर्ष का दूसरा खिताब जीता है। तो ऐसा जीतने वाले कौन बने हैं? ये बने हैं जैनिक सिनर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जैनिक सिनर जो है वो बने हैं जो कि अपना इस वर्ष का दूसरा ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए
जैनिक सिनर जो है ये शुरुआत में पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीते और अभी कौन सा जीत गए हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन के साथ साथ यूएस ओपन भी जीत चुके हैं, ये याद रखिएगा, यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन भी ये जीत चुके हैं। और यूएस ओपन में और नया अगर महिलाओं की बात करें तो जेसिका पोंगोल को हराकर ये जीते हैं, जो कि आर्याना सबलेंका जो है, आर्याना सबलेंका ये किसको हराया है, अमेरिकी जेसिका पोंगोल को हराकर ये महिला का एकल खिताब जीते हैं। यानी कि महिला वर्ग में कौन है, तो सबलेंका है, इसे याद कर लीजिएगा यूएस ओपन में। और पुरुष में कौन है, तो पुरुष में जैविक सिनर है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये उनकी तीसरी महत्वपूर्ण एकल जीत थी। यूएस ओपन की पहली महिला बेलारूसी सेवलेंका थी, ठीक है। यूएस में ओपन मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉमसन पुरुष एकल खिताब टूर्नामेंट जीते हैं। यानी कि पुरुष में अगर जीता जाए तो ये वाला जीते हैं, जो कि 2024 में ये विजयी हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए टीम पूज्य जो है ये विजयी हुए हैं 2024 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूएस में देखिएगा, यूएस ओपन 2024 में ल्यूडमिना किचेनोक और जेनेवल ओस्टोपेंको महिला युगल में, यानी कि मिक्स वुमेन डबल में, ठीक है, वुमेन डबल में टेनिस टूर्नामेंट विजयी रही है। उन्होंने फाइनल में क्रिस्टियाना मालदेवनोविक और झांग सुआंग को हराया, ठीक है। उसके बाद 2024 यूएस ओपन में मिश्रित यानी कि मिक्स में, है ना, मिक्स कैटेगरी में सारा ईरानी और एंड्रियो बावसोरी ने डोनाल्ड यंग और टेलर डाउन पर जीत हासिल की, यानी कि इन्होंने जीता, ये याद रखिएगा। मिश्रित युगल में कौन कौन जीता है, तो ये सारा ईरानी और एंड्रयू बावसोरी, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इस टूर्नामेंट का जो है आयोजन जो है ये एसोसिएशन के द्वारा कराया जाता है, यूएस स्टेट्स ऑफ टेनिस एसोसिएशन के द्वारा कराया जाता है, और ये प्रतिवर्ष जो है ये न्यूयॉर्क शहर में कराया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जो ओपन है वो कौन सा क्ले पे खेला जाता है। जैसे आपसे ऐसा बना के पूछ लिया जाएगा, जैसे आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद विम्बलडन ओपन जो है, विम्बलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, और यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और विम्बलडन ओपन कहाँ पे खेला जाता है, मान लीजिए हम यूएस ओपन लिख दिए, है ना, और यहाँ पे कोर्ट लिख दिया है ना कि कौन सा कोर्ट खेला जाता है ना, तो यूएस ओपन भी किस में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। तो हार्ड कोर्ट पे हो गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच ओपन किस में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। किस पे, क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपसे ये कोर्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा कोर्ट पे कौन सा खेला जाता है। और विम्बलडन जो ओपन है, विम्बलडन ये ओपन जो है ये आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। किस कोर्ट पे, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है ना, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। तो इसे आपको हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग दे दे, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे करके दे दिया जाए, है ना। तो इसे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, मैच द फॉलोइंग में ये आपसे पूछ लेगा कि मैच द फॉलोइंग बताइए इसका सही मैच क्या है ना, तो मैच में ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे अब हम लोग आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी की विदेश मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्करण रियाद में आयोजित किया गया है। तो रियाद में अभी जीसीसी मंत्रियों का, है ना, फॉरेन मिनिस्टर का ये जो है ये पहला संस्करण था जो कि ये रियाद में आयोजित किया गया था। और यहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, फॉरेन मिनिस्टर कौन है अभी, एस जयशंकर, है ना। फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, ठीक है। फॉरेन मिनिस्टर हमारा कौन है, एस जयशंकर। इन्होंने ये मतलब मीटिंग को अटेंड किया, एस जयशंकर,
ठीक है, ये हमारे अभी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें कि हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, तो आप बता सकते होंगे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है। ये बिहार से बिलोंग करते हैं और इनका नाम क्या है, जीतन राम मांझी, इसे याद करिएगा, जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी जो है ये एमएसएमई मिनिस्टर हैं अभी। ठीक है, मांझी। ठीक है, और मोदी के गवर्नमेंट जो 3.0 है उसमें जीतन राम मांझी हैं जो कि आपके एमएसएमई मिनिस्टर है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, तो ललन सिंह, वो याद रखिएगा। ठीक है, राजीव रंजन सिंह उनका नाम है, उर्फ ललन सिंह, दोनों नाम। ठीक है ना, ये जो है भारत और खाड़ी सहयोग परिषद का जो पहला संस्करण है मंत्रियों का, विदेश मंत्रियों का, जो कि रियाद में हुआ है, वो फर्स्ट एडिशन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए, इसमें सारा चीज बातें की गई है, रक्षा के बारे में सारा बातें हुई है। यहाँ पे ऊर्जा का, व्यापार का, निवेश के ऊपर कई चर्चा हुई है इसके बारे में। ठीक है, जीसीसी क्षेत्र में लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं, तो इसके बारे में भी बातें हुई है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डॉक्टर एस जयशंकर जो है इस मीटिंग को अटेंड किए हैं, और ये कहाँ पे अटेंड किए हैं, तो सऊदी अरब पे 2 दिवसीय दौरे पर जब ये गए थे तो वहाँ पे मीटिंग को अटेंड किए। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन रहा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये देखिए, हमारे जयशंकर जो विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर, ये यहाँ पे उपलब्ध है, इसे देख लीजिएगा, यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, ये याद रखिएगा, और ये मोदी के गवर्नमेंट 3.1 में मोदी गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट 3.0 में कौन सा मंत्री हैं, ये कपड़ा मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा, कपड़ा मंत्री। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बाल विकास मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के अनुसार भारत का तकनीकी कपड़ा निर्यात जो है वो किस वर्ष तक $10 मिलियन पार कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें बोला गया है, अकॉर्डिंग टू गिरिराज सिंह, ये बोले हैं कि भारत का जो टेक्निकल टेक्सटाइल जो है ना, टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है, टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, ये भारत का 2030 तक ये कितना का हो जाएगा, $10 बिलियन का ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि $10 बिलियन जो है ये भारत का टेक्निकल टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो कितना 2030 तक $10 बिलियन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहां पे आपको सारा चीज बताया गया है। ठीक है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में एक तकनीकी कपड़ा सम्मेलन का प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे थे, उसी मौके पर ये सब बातें बोले हैं उन्होंने। ठीक है, भारतीय तकनीकी कपड़ा संघ और उसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जो मंत्रालय के द्वारा यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यानी कि ये जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया था, ये फिक्की के द्वारा किया गया था। और आपको मालूम होगा कि फिक्की के अभी नए चेयरमैन कौन है, तो अनीस जो है, ये अनीस, इसे याद कर लीजिएगा, अनीस जो है अभी प्रेजेंट में फिक्की के जो चेयरमैन है। इसमें यह भी बोला गया है कि इस मिशन के तहत सरकार ने 156 शोध परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। ठीक है, दुनिया भर में तकनीकी कपड़ा व्यापार का मूल्य $300 अरब से अधिक है, और भारत जो है घरेलू बाजार में $25 अरब का जो व्यापार है वो करता है, और वार्षिक जो इसका निर्यात है $2.6 अरब है, जो कि अभी वो आगे बढ़ के उतना $10 बिलियन का हो जाएगा। इसमें ये सारा चीज कहा गया है। ठीक है, तो ये रहा, यहाँ पे देखिएगा सारा चीज इसमें बात कही गई है, और यहाँ पे आपको गिरिराज सिंह दिख रहे होंगे। ठीक है, विकसित भारत टेक्निकल टेक्सटाइल फॉर द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। एसडीजी के बारे में बात आपको मालूम होगा ना, एसडीजी गोल हमारा कितना है, 30 गोल है। एसडीजी में कितने गोल है, सॉरी 15 गोल है ना, एसडीजी में कितने हैं, तो एसडीजी गोल में आपका एसडीजी गोल जो है 2030 तक का लक्ष्य रखा गया था कि आपको हासिल करना है। इसमें 17 गोल होता है एसडीजी में, ठीक है ना, 17 गोल। ठीक है, इसी में से सारा चीज है, एरेडिकेशन ऑफ पुअरनेस है ना, और पॉवर्टी सारा चीज इसमें है, और बेहतर शिक्षा सारा चीज इसी एसडीजी में है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
इसी में लिखा हुआ है टेक्निकल टेक्सटाइल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि निरंतर ग्रोथ करते रहना, कुछ ना कुछ ग्रोथ करते रहना, ठीक है। 2030 तक एसडीजी को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो ये रहा आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और खास करके बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोई भी स्टेट पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।